आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे आज। श्वसन तंत्र के अंदर होता क्या है, श्वसन तंत्र में आपको एक सारणी बनवाऊंगा शुरुआत में। अगर वो सारणी समझ में आ जाती है आपके, तो ऐसा मानो वहाँ 50% टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। डायग्राम अगर सारणी समझ लेते हो तो 60% टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे 40% बचेगा, वो याद है करवाने की मेरी गारंटी है। तो इस चीज से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, जैसे पाचन देखा था उस तरीके से हम ये देखते हैं कि श्वसन क्या होता है। श्वसन के बिना हमें एनर्जी नहीं मिल सकती दोस्तों। पाचन करने से, पाचन का मतलब तो ये था कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, पाचन का यही काम था। उसके बाद में हमें एनर्जी के लिए श्वसन करना आवश्यक है, O2 की आवश्यकता होगी। जिस तरीके से मुझे ये बताओ आप, गाड़ी के अंदर इंजन होता है, इंजन के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ होता है वो इंजन को या गाड़ी को एनर्जी देगा, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी भी, उसका दहन करना होगा। O2 की उपस्थिति में जो उसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है इंजन के अंदर, उनका क्या होगा, पेट्रोल का दहन होगा, और जिससे हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। वही सेम सिस्टम अपने अंदर है श्वसन वाला। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यही होता है कि कुछ जो पदार्थ होते हैं अपने शरीर के अंदर, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, वो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल होता है वैसे ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होगा, दहन होगा, ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, और तोड़कर हमें क्या प्राप्त होगी, उससे एनर्जी प्राप्त होगी। यही श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो हम बात करते हैं इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, कि वह ऑक्सीकरण प्रक्रिया, ऑक्सीकरण प्रक्रिया, वह ऑक्सीकरण प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का दहन कर ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है, ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन के बारे में बात करते हैं तो श्वसन एक रासायनिक, जैव रासायनिक क्रिया है। एक तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, एक अपचयन अभिक्रिया होती है, दो अभिक्रिया होती हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, और उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है एक तो। और इसके साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया के साथ जैव रासायनिक अभिक्रिया है। जैव रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होती है इसके अंदर, जैव रासायनिक अभिक्रिया है। अपचय प्रक्रिया है, अपचय प्रक्रिया, मेटाबॉलिक। अपचय प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ अभी, अपचय प्रक्रिया का मतलब यही हुआ, अपचय प्रक्रिया का मतलब यही हुआ दोस्तों। एक देखो अपचयन होता है, एक क्या होता है, अपचय और उपचय, ये दो चीजें होती हैं। एक अपचयन होता है, एक उपचयन होता है, या हम कहते हैं ऑक्सीकरण। देखो ये अलग अलग शब्द ध्यान रखना। अपचय का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, क्या करना, किसी चीज को तोड़ना। और उपचय का अर्थ होता है किसी चीज को, तोड़ी हुई चीज को क्या करना, जोड़ना, ठीक है। और जो अपचयन अभिक्रिया होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। अपचयन और अपचय प्रक्रिया में अंतर है दोनों में। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण जुड़ता है उपचय अभिक्रिया में, और उपचय अलग चीज है। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, और कौन सी प्रक्रिया है, ये अपचय प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि श्वसन की जो सामान्य मानव शरीर का, मानव जो
ह्यूमेन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें मानव के अंदर जो अभिक्रिया होती है श्वसन की वो क्या होती है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ, उनको अलग तरीके से आगे पढ़ेंगे हम। C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का क्या करेंगे हम, श्वसन में ऑक्सीकरण करेंगे, इसके साथ 6O2 ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण करेंगे तो मुझे बताओ होगा क्या पे, यहाँ पे हमें मिलेगा 6CO2 6H2O प्लस ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होगी हमें, क्या मिलेगी, ऊर्जा। ये ऊर्जा की प्राप्ति करना ही श्वसन का मुख्य क्या होता है, उद्देश्य होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ऊर्जा प्राप्ति करना ही श्वसन का क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये विक्रिया होती है मुख्यतः। चलो, तो ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है और अपचय प्रक्रिया, ये याद रखना। जैव रासायनिक अभिक्रिया तो एक ये अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण मतलब इसमें O2 जुड़ रहा है, अपचय, अपचय का मतलब हो रही है ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं हम, तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में आगे वाला पेज देखते हैं, श्वसन का डायग्राम पढ़ते हैं। चलो, श्वसन का डायग्राम, डायग्राम एक बार मैं बना देता हूं आपको। एक तो जो उपचय होता है ना, उपचय मतलब दो चीजों को जोड़ना, वो तो होता है मेटाबॉलिज्म, मैं बता देता हूँ भी आपको। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और जो अपचय होता है ना, अपचय कोई चीज को तोड़ना, जोड़ना तो होता है मेटाबॉलिज्म, और तोड़ना होता है केटाबोलिक, केटाबोलिक बोलते हैं उसको। ध्यान रखना, अपचय को क्या बोलते हैं, केटाबोलिक बोलते हैं, याद रखना भी थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपको श्वसन तंत्र का। देखो, यहां हम पढ़ के आए थे मुख गुहा, पाचन तंत्र में पढ़ के आए थे ना मुख गुहा। ठीक है, ओरो केविटी बोलते ना इसको, इसको बोलते हैं नासा गुहा। ठीक है, उसके बाद में यहां पढ़ के आए थे नासा घर्षणी, नासा घर्षणी पढ़ के आए थे। और इसके बाद में इस यहां पे आएंगे मुख घर्षणी, ओरोफेरिक्स बोलते ना इंग्लिश में। इसके बाद में ये कॉमन भाग आगे जाकर ये भाग इसके अंदर खुलता है, और ये नीचे वाला भाग यहाँ पे पढ़ के आए थे हम कंठ घर्षणी, कंठ घर्षणी पढ़ के आए थे। अब इस घर्षणी वाले भाग होता है ना, कंठ घर्षणी होता है वो, अब यहां से शुरू होता है। ये जो कंठ घर्षणी होता है ना, इसके नीचे की बात करते हैं हम। कंठ घर्षणी के नीचे मैंने बताया था आपको कि एपिग्लोटिक्स का ढक्कन लगा होता है, इस तरीके से होता है ये पूरा का पूरा, दोनों एक साथ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको। ये होता है, यहाँ पे श्वास नली होती है, और यहाँ पे क्या होती है, ये ग्रास नली होती है, सोफेक्स होती है, ग्रास नली होती है। तो यहाँ पे ये कंठ घर्षणी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एपिग्लोटिक्स इस तरीके से लगा हुआ होता है ये, जो कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो यहाँ पे श्वास नली शुरू होती है। तो ये कह सकते हैं कि जो कंठ घर्षणी का है ना, कंठ घर्षणी के आगे वाले भाग में, कंठ घर्षणी के आगे वाले भाग में हम अब ये ग्रास नली के तो बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे श्वास नली के बारे में, ट्रेकिया के बारे में देखेंगे। तो कंठ घर्षणी का जो आगे वाला भाग होता है ना, यहाँ पे इस आकार की एक संरचना होती है, इसको एक बार मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा। इस आकार की यहाँ पे संरचना होती है, जिसको बोलते हैं लेरिक्स, क्या बोला जाता है, कंठ बोला जाता है ये लेरिक्स। और जो ये अपनी श्वास नली है ना, ये श्वास नली के पीछे होती है ग्रास नली, ये होती है, इसको बोलते हैं लेरिक्स। श्वसन तंत्र में हम श्वास नली के बारे में पढ़े, ऊपर वाले भाग कॉमन होते हैं भी सभी में। ठीक है, ये होता है लेरिक्स। लेरिक्स के जो आगे वाला भाग शुरू होता है उसको बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली, ट्रेकिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्रेकिया बोलते हैं।
इसके बाद में ये नली आगे जाकर इस तरीके से दो भागों में विभाजित हो जाती है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित हो जाती है। और यहाँ पर ये होंगे फेफड़े। ये अपने फेफड़े हैं। फेफड़ों के नीचे होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम। अब बात करते हैं आगे जाकर ये श्वास नली दो में बन जाती है जिसको बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी बोलते हैं। ब्रोकाई। इसके बाद में श्वास नली आगे जाकर अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे मैं बताता हूं आपको इस तरीके से, इस तरीके से, तरीके से आगे जाकर छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती है। इसके आगे ये होती है कूपिकाएं लगी होती है। ठीक है। यहाँ पर इसके आगे कूपिकाएं लगी होती हैं। ये होता है पूरा का पूरा। ये लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। ये फेफड़े होते हैं, लंग्स। ठीक है। और ये श्वसनी होती है, ब्रोकाई होती है। श्वसनी आगे जाकर छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त होती है ना, ये इन नलिकाओं को बोलते हैं श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं बोलते हैं इसको। ब्रोकाइओल। ब्रोकाइओल्स। ये जो श्वसनिकाएं होती हैं उनके आगे छोटी छोटी गोल संरचना होती है बुलबुले के समान, जो बुलबुला होता है ना उस जैसी। उनको बोलते हैं कुप्पिकाएं। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कुप्पिकाएं। जिस जिस तरीके से पूरे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है ना, वो कोशिका सेल होती है ना, उसी तरीके से आपको ये पूछा जाए कि जो श्वसन तंत्र होता है उसकी सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, तो कुप्पिका एल्वेओली ये होती है। कुप्पिका या एल्वेओली होती है। ये चीजें होती हैं। फेफड़े आ गए, श्वसनी आ गई, श्वसनिकाएं आ गई, नीचे डायफ्राम लगा होता है। ये डायग्राम आपके समझ में आ गया। इसके बाद में एक सारणी बनाऊंगा। सबसे पहले जो श्वास आता है वो नासा गुहा से नासा घर्षणी में आता है। मुख से भी सांस ले सकते हैं, वो भी मुख घर्षणी से होकर किस में आ जाता है? कंठ घर्षणी के अंदर आ जाता है। उसके बाद में वो लेरिक्स से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करता है और फिर किस में आते हैं? भी फेफड़ों के अंदर आता है, श्वसनी में आता है और फिर श्वसनिकाओं के अंदर आता है, फिर आगे कूपिकाओं में होता है। कूपिकाओं में क्या होता है? कुपिकाओं में आता है तो ऑक्सीजन आकर कुपिकाओं में इकट्ठी हो जाती है। फिर यहाँ बहुत सारी रक्त कणिकाएं होती हैं, यहाँ पे रक्त कणिकाएं लगी होती हैं। उनके और कुपिकाओं के मध्य गैसों का विनिमय होता है। ये O2 को जो है ना, वो तो रक्त वाहिनिकाओं को दे देती है और रक्त वाहिनिकाओं से CO2 को लेकर बाहर निकाल देती है। ये पूरी एक एक बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर आगे जाकर रक्त जो गैसों का क्या होता है? परिवहन होता है। कोशिका, हर कोशिका तक गैसें जाती हैं और फिर वहां जो कोशिका के अंदर शोषण होता है उनको बोलते हैं कोशिकीय शोषण या अंतर शोषण बोला जाता है। ठीक है। तो वो भी पढ़ेंगे। जिसको वायवीय या अवायवीय शोषण पढ़ेंगे, वो कोशिका के अंदर होता है, किस तरीके से होता है। इस पूरे जो श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को किस तरीके से विभाजित किया गया है, कुछ पद हैं उनमें हम इसको विभाजित करेंगे। ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये बड़े बनाए देख लियो। ये नासल केविटी होती है, नासा हुआ होती है, इसके द्वारा श्वास आता है। ठीक है। और ये होती है फेरिक्स, घर्षणी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? घर्षणी बोला जाता है। घर्षणी भी नासा घर्षणी होती है, नास के अंदर होती है। फेरिक्स ये कॉमन होती है। ठीक है। इस घर्षणी से यहाँ पीछे की ओर ग्रास नली निकली होती है और घर्षणी का जो लास्ट भाग होता है ना, उस पर क्या होता है? लेरिक्स होता है, लेरिक्स। या हम ये कह सकते हैं जो श्वास नली होती है ना, उसके ऊपर है ना, ये लेरिक्स होता है जिसको बोलते हैं कंठ। क्या बोला जाता है? कंठ बोला जाता है। ठीक है। ये जो कंठ है ना आगे वाला, ये बोला जाता है कंठ। कंठ के बाद में ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में ब्रोकाई, ब्रोकाई के बाद में एल्वेओली आगे बनती हुई। उसके बाद में ये लंग्स, फेफड़े हैं, उसके ऊपर पसलियां होती हैं 12 जोड़ी। नीचे डायफ्राम होता है और ये आगे क्या होती है? छोटी छोटी इसके आगे कुप्पिकाएं लगी होती हैं। ये कुप्पिकाएं लगी होती है।
ये देख लीजिए, ये कंठ हो गया, श्वास नली हो गई, ब्रोकाई हो गई, ब्रोकाइयोल हो गई, एल्वेओली हो गई। ये एल्वेओली इस तरीके से होती है आगे, ठीक है। ये देखो, आगे जाकर इस तरीके से ये आगे विभक्त हो जाती है ना, और आगे इसके अंत अंत में क्या होते हैं ये, अंत में होते हैं एल्वेओली या पुप्पिकाएं बोला जाता है। ये राइट लंग्स हो गया, ये लेफ्ट लंग्स हो गया। के बाद में आगे हम देखते श्वसन तंत्र को किस तरीके से विभाजित किया गया है, पूरे पूरे श्वसन इस तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज आपके समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी। श्वसन तंत्र को विभाजित किया गया है, वो तीन तरीके से विभाजित करेंगे हम करेंगे तीन तरीके से, पढ़ने में आसानी होगी ये। एक तो बोला जाता है बाह्य श्वसन, क्या बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन के बाद में पढ़ेंगे गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन। उसके बाद में पढ़ेंगे आंतरिक श्वसन, या कोशिकीय श्वसन बोला जाता है इसको, कोशिका के अंदर होता है कोशिकीय श्वसन। इंटरनल रेस्पिरेशन। तीन तरीके से हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र को, एक तो बाह्य श्वसन पढ़ेंगे, एक गैसों का परिवहन, और एक पढ़ेंगे आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन के अंदर हम दो चीजों के बारे में देखेंगे, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास पद पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय। देखो, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, O2 और CO2 का आदान प्रदान करना। परिवहन का मतलब होता है उनका क्या करना, O2 और CO2 को कोशिका तक पहुंचाना, उनका क्या करना, परिवहन करना। दोनों में अंतर है। तो जो बाह्य श्वसन होता है ना, उसमें दो पदों के बारे में देखें, श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय, मतलब O2 और CO2 का क्या करना, विनिमय, वो बाह्य श्वसन के अंदर पड़ेंगे। गैसों का जब परिवहन होता है ना, गैसों का परिवहन, O2 और CO2 का परिवहन कोशिका तक, फेफड़ों से कोशिका तक O2 और CO2 को लेकर जाने का काम करता है रक्त। इनको भी अलग तरीके से पढ़ेंगे के बारे में भी। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन लेके जाता है, या प्लाज्मा लेके जाता है, आरबीसी लेके जाती है, सोडियम बाइकार्बोनेट वो लेके जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो O2 और CO2 का जो परिवहन होता है वो रक्त के माध्यम से होता है, ठीक है। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, इनको दो तरीके से पढ़ेंगे भी, एक तो अनओक्षीय श्वसन, अनोक्षी श्वसन, और एक ओक्षीय श्वसन। ओक्षी श्वसन, ओक्षी श्वसन तो बोलते हैं एरियोबिक, एरियोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको एन एरियोबिक। देखो, इनके इन पदों के बारे में देखेंगे सबसे पहले, एक एक चीज करके। भाई, ये श्वसन क्या होता है, गैसों का परिवहन क्या होता है, आंतरिक श्वसन क्या होता है, फिर श्वासोच्छ्वास जो पद होता है वो क्या होता है, गैसों का विनिमय क्या होता है, रक्त के माध्यम से इसका परिवहन कैसा होता है, और कोशिका के अंदर जो अनोक्षीय श्वसन और जो ओक्षीय श्वसन होता है वो क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है भी, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आता है।
ठीक है। और देखो भी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बाह्य श्वसन क्या होता है। बाह्य श्वसन का मतलब यही हुआ कि जो बाह्य श्वसन होता है ना, बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन बोलते हैं ना, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन का मतलब होता है प्राणी, जो प्राणी होता है वो, प्राणी व जो वातावरण होता है, प्राणी व वातावरण के बीच में O2 व CO2 का विनिमय। बाह्य श्वसन के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि प्राणी और वो जो वातावरण होता है उनके बीच में O2 और CO2 को लेना देना होता है ना, वो होता है बाह्य श्वसन बोला जाता है। बाह्य श्वसन के अंदर श्वासोश्वास पद पढ़ेंगे। श्वासोश्वास का मतलब क्या होता है मैं यही बता देता हूँ आपको, पद का मतलब क्या होता है। इस पद का मतलब यही होता है। और बाह्य श्वसन को मैं ये बता देता हूँ, बाह्य श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन भी कहते हैं। फुफ्फुसीय श्वसन का मतलब ये हुआ कि जो बाह्य श्वसन होता है ना, वो जो अपने फेफड़ों और वो जो वातावरण के बीच में, जो फेफड़ों के अंदर जो श्वसन होता है ना, फेफड़ों के ऊपर ऊपर होता है, उनको बाह्य श्वसन कहते हैं। और जो बाह्य श्वसन होता है ना, उसके अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, ये एक भौतिक अभिक्रिया होती है। यहाँ पे ये एक भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है ये। इसके अंदर कहीं ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, न कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, न कोई ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, न कोई पदार्थ का अपघटन किया जाता है, कोई पदार्थ को तोड़ा जाता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, बाह्य श्वसन प्राणी और जो वातावरण के बीच में O2 CO2 का जो आदान प्रदान है ना, वही बाह्य श्वसन कहलाता है। और श्वासोश्वास के अंदर भी इसके बाद में देखते हैं श्वासोश्वास क्या होता है। ठीक है, इसको फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। इसका मतलब है बाह्य श्वसन होता है वो फेफड़ों के ऊपर ऊपर वाला श्वसन है ना, वो बाह्य श्वसन। और उसके बाद में गैसों का परिवहन विभिन्न कोशिकाओं तक, कोशिकाओं के अंदर होता है, उसको बोलते हैं आंतरिक श्वसन। जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, O2 है ना, वो ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है वहां पे। एटीपी का निर्माण भी होता है, इसलिए वो एक रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखना। ये एक भौतिक प्रक्रिया या भौतिक परिवर्तन है, यहाँ कोई ऊर्जा का निर्माण नहीं होता बाह्य श्वसन के अंदर। अब होता है श्वासोश्वास। श्वासोश्वास, ठीक है। अब देखते हैं ये श्वासोश्वास होता है ना, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि फेफड़ों, जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े, फेफड़ों द्वारा निश्चित दर पर O2 व CO2 का अंदर व बाहर आना, अंदर व बाहर आना, ये आता है। श्वास और श्वास ऐसे ही मैंने लिख दिया, आप सीधे भी लिख सकते हो कि जो बाह्य श्वसन होता है ना, उनके अंदर दो ये पद होते हैं, एक अंतः श्वसन होता है, एक अंतः श्वसन होता है, एक उच्च श्वसन होता है। ठीक है, तो श्वास और श्वास के अंदर भी दो पद होते हैं, इनके अंदर भी हम, एक अंतः श्वसन जिसको नी श्वसन बोलते हैं, अंतः श्वसन होता है, एक उच्च श्वसन होता है, उच्च श्वसन होता है। ठीक है, अंतः श्वसन होता है, उच्च श्वसन होता है, ये पद पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ये अंतः श्वसन होता है वो क्या होता है। श्वासोश्वास का मतलब होता है फेफड़ों के अंदर O2 का अंदर प्रवेश करना और उनको क्या निकालना, निश्चित दर पर बाहर निकालना। जो फेफड़ों के अंदर हम बाहर से O2 लेते हैं ना, उसको बोलते हैं दोस्तों अंतः श्वसन। क्या बोलते हैं, अंतः श्वसन। और जो बाहर निकालते हैं ना, बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं उच्च श्वसन बोलते हैं। ठीक है, अंतः जो श्वसन होता है उसको नी श्वसन भी बोला जाता है। तो हम पहले अंतः श्वसन के बारे में देखते हैं। श्वासोश्वास में जो ए नंबर जो पढ़ा था ना, वो हमने अंतः श्वसन पढ़ा था। ठीक है, इसको नी श्वसन भी बोलते हैं। इंग्लिश में याद रखना, इंस्पिरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अंतः श्वसन को। इसका मतलब होता है फेफड़ों के अंदर प्रवेश करना।
फेफड़ों में O2 का प्रवेश करना या गैसों का क्या करना, प्रवेश करना, गैसों का प्रवेश करना। अंतः श्वसन का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना। क्या लेना? श्वास को अंदर लेना, वो होता है, बस मुख्यतः यही होता है। फेफड़ों के अंदर गैसों का बाहर से अंदर की ओर आना, उसको बोलते हैं अंतःश्वसन या इंस्पिरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है ना। अब यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है कि जब आप श्वास को अंदर लेते हो, मुझे बताओ, अंतर लेते हो तो जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े ये बाहर की ओर आ जाते हैं। वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा, इसको वक्ष गुहा बोलते हैं और इसके नीचे वाले को बोलते हैं उदर गुहा बोलते हैं। मुझे बताओ, ये वक्ष गुहा होती है, श्वास को अंदर लेते हैं, पसलियां बाहर की ओर आती हैं। ठीक है। फेफड़े है ना, फेफड़े, उसका आयतन बढ़ जाता है, बाहर की ओर आते हैं। तो अब मुझे बताओ, आयतन जब बढ़ेगा तो दाब का क्या फर्क पड़ेगा? दाब पर, दाब क्या होगा? कम होगा। मुझे बताओ, क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो दाब का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना। तो जो अंतः श्वसन होता है, श्वास को हम अंदर लेते हैं, फेफड़े बाहर की ओर आते हैं, पसलियां बाहर की ओर आती हैं, आयतन बढ़ जाता है और वायु दाब का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। और वायु दाब का मान बाहर के जो वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वायु दाब क्या होगा? कम होगा। ठीक है। और जो नीचे जो डायफ्राम होता है, वो देखो दोस्तों, श्वास अंदर की ओर लेते हैं तो वो क्या होता है? वो ऐसा होता है ना, वो नीचे की ओर इस तरीके से चला जाता है, ये होता है। ये जब श्वास लेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, ये यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो जो डायफ्राम होता है वो अंतः श्वसन में सिकुड़ जाता है। ठीक है। या थोड़ा सा नीचे की ओर हो जाता है। नीचे की ओर क्यों होता है अभी? क्योंकि मुझे बताओ, फेफड़े फूलेंगे, फेफड़े फूलेंगे तो ये नीचे की ओर जाएगा ना। तो ये यहाँ से फेफड़े फूलेंगे, इस डायफ्राम के ऊपर तो टिके होते हैं ये फेफड़े। ठीक है। तो ये फेफड़े फूलेंगे, फूलते ही ये क्या जाएगा? सिकुड़ जाएगा और थोड़ा सा क्या हो जाएगा? नीचे की ओर हो जाएगा। यहां से ही प्रश्न पूछा जाता है अंतः श्वसन या इंस्पिरेशन के अंदर। अंतः श्वसन के अंदर ये आता है, पसलियां बाहर की ओर आ जाती हैं, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है, और जो वायु दाब है, वायु दाब, आयतन बढ़ जाने के कारण वायु दाब कम हो जाएगा। बाहर के दाब के, वायुमंडलीय दाब से, वायुमंडलीय दाब से। अब मुझे बताओ, अभी वायुमंडलीय दाब से कम हो जाएगा तो गैस, मुझे बताओ, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती है ना। तो मुझे बताओ, बाहर अधिक दाब है, अंतर क्या है? अंदर क्या है? कम दाब है। तो बाहर से गैसें अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है। अंदर प्रवेश करेगी तो तब तक वो प्रवेश करेगी कूपिकाओं के अंदर, तब तक वो इकट्ठी होती रहेगी ऑक्सीजन। कब तक रे? कब तक? जब तक जो वायुमंडलीय दाब, अंदर का जो वायु का दाब होता है, वो बाहर के वायुमंडलीय दाब के क्या नहीं हो जाए? बराबर नहीं हो जाए। तब तक ये गैसें होती है, ये अंदर आती रहेंगी और कूपिकाओं के अंदर क्या होंगी? यहाँ पे संग्रहित होती रहेंगी। तो एक तो पसलियां बाहर की ओर आती है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है फेफड़ों के अंदर। और जो है ना डायफ्राम, डायफ्राम वो नीचे की ओर खिसक जाता है, नीचे की ओर खिसक जाता है, सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। ये इतनी याद रखना भी। अंतः श्वसन के अंदर क्या होता है? अंतः श्वसन के अंदर यही होता है। ठीक है। पसलियां ऊपर की ओर उड़ जाती हैं, आयतन बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और वो चपटा हो जाता है, या क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, डायफ्राम नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद में आगे है उच्छ्वसन, उच्छ्वसन, एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन, उच्छ्वसन, फेफड़ों से वायु का बाहर निकलना। जी।
वायु या मुख्यतः क्या होती है, CO2 का बाहर निकलना। बाहर निकलना क्या कहलाता है, उच्छ्वसन कहलाता है, एक्सपीरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, उसका उल्टा होगा। छोड़ोगे तो पसलियां है ना, पसलियां वो आप वापस, पसलियां मूल अवस्था में आ जाएंगी, पसलियां नीचे चली जाएंगी, पसलियां नीचे चली जाएंगी। वक्ष गुहा का आयतन, वक्ष गुहा का आयतन, आयतन कम होगा। और जब आयतन कम होगा तो वायु दाब क्या होगा, वायु दाब वो अधिक होगा। अधिक वायु दाब होगा तो किससे अधिक होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। तो यहाँ उच्च दाब होगा, बाहर कम होगा, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु चली जाएगी। तो वायु दाब क्या होगा, अधिक होगा। वक्ष गुहा का आयतन, आयतन कम हो जाएगा, पसलियां नीचे चली जाएंगे, डायफ्राम अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, मूल अवस्था में आ जाएगा। मूल अवस्था में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो डायफ्राम अपनी किस आ जाएगा, मूल अवस्था में आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, पहले सिकुड़ गया था, अब वो ऊपर की ओर आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये उत्सवसन के अंदर है। अब इसके बाद में कई बार ये पूछा जाता है कि हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कौन सी छोड़ते हैं। तो ये मैं बता देता हूं आपको, निःश्वसन और उत्सवसन। गैसों का संगठन पढ़ लेते हैं हम, गैसें किस तरीके से निःश्वसन में लेते हैं, कौन सी छोड़ते हैं। तो O2 के बारे में बात करते हैं, फिर बात करते हैं CO2 के बारे में, फिर और अन्य गैस हैं जैसे नाइट्रोजन हुई। ठीक है ना, वो तो जितनी लेते हैं उतनी छोड़ते हैं। अन्य बात मुख्यतः O2 और CO2 की है। निःश्वसन का मतलब होता है इंस्पिरेशन, मतलब जो श्वास को हम अंदर लेते हैं। तो मुझे बताओ, जब श्वास को हम अंदर लेते हैं तो O2 के बारे में बात करते हैं, तो कितना परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं। वायुमंडल में कितने परसेंट होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.02% या 3% होती है। ठीक है, और इसके बाद में नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं, N2, ये 78% होती है वायुमंडल में। तो जितनी वायुमंडल में होगी उतनी निःश्वसन के दौरान ग्रहण कर लेंगे। तो O2 कितनी होती है, तो 21% ग्रहण कर लेंगे। CO2 कितनी होती है, भी CO2 होती है 0.03% होती है, इतनी वायुमंडल से ग्रहण कर लेंगे। नाइट्रोजन 78% ग्रहण कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है भी। ठीक है, कि कौन सी गैस बाहर से, ऐसा नहीं है कि O2 को पकड़ी और नाक से हम अंदर लेके चले गए, सारी गैस लेके जाएंगे। पर बात करते हैं उत्सर्जन के दौरान, जब गैसों को बाहर छोड़ा जाता है तब क्या होता है, तब 21% होती है ना, तो यहाँ कितने परसेंट बचती है, 17% बचती है। कई बुकों में 16 से 17% मिलता है। ठीक है, कईयों में 17 मिलता है, कईयों में 16 पॉइंट, कुछ बुकों में 16.4 मिलता है। तो आप 16 से 17% कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है इसमें। ठीक है, उसके बाद में उच्च शोषण के दौरान CO2। अब मुझे बताओ, ग्रहण तो इतनी की, छोड़ी इतनी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी 21% खर्च कर लेंगे, 17% हम बाहर वापस छोड़ देते हैं। CO2 इतनी ग्रहण की थी, छोड़ोगे कितनी भी, 4%। कितनी, 4%। कई बुकों में 4 से 5% भी होती है, 4.5, 4.4 भी होती है। और आप सीधा ही ध्यान रखना, 17% है ना, वो हम O2 छोड़ते हैं और 4% CO2 छोड़ते हैं। N2 तो जितनी ली थी ना उतनी छोड़ देते हैं वापस, 70%। ये होता है निःशोषण और जो उत्शोषण होता है ना, उनमें अंतर। इसके बाद में देखो, मैं आपको एक बार अपना जो डायग्राम था उसके माध्यम से समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो मैं बताता हूँ भी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि बाह्य शोषण, बाह्य शोषण के बारे में देखा। बाह्य शोषण होता क्या है, देखो ये जो यहाँ तक जितना शोषण होता है ना, फेफड़ों के ऊपर ऊपर वाला शोषण होता है, उसको बाह्य शोषण बोलते हैं, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो बाह्य शोषण है ना, बाह्य शोषण मतलब फुफ्फुसीय शोषण बोला जाता है। जो फेफड़ों के अंदर होता है ना, उसको फुफ्फुसीय शोषण बोला जाता है। तो बाह्य शोषण के अंदर दो पद पढ़े थे हमने, एक तो श्वासोश्वास, और एक बाह्य शोषण के अंदर पढ़ा था गैसों का विनिमय। ठीक है, श्वासोश्वास के अंदर हमने पढ़ लिया, श्वास को अंदर लेना निःशोषण, श्वास को बाहर छोड़ना उच्च शोषण कहलाता है। ठीक है, उनके बारे में देख लिया।
अब हम दूसरे पद के बारे में देखेंगे कि गैसों का जो विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, वो कहाँ पे होता है। मैं बता देता हूं, ये जो कुपिकाएं होती है ना, कुपिकाएं होती हैं, ये सबसे छोटी छोटी कुपिकाएं बहुत पाई जाती है श्वसन तंत्र में। सारा जो काम होता है वो इन कुपिकाओं का ही होता है, ऐसा मानो श्वसन के अंदर। तो बाहर से आया, इनके बारे में वैसे तो अलग से पढ़ेंगे, पर मैं एक बार ये जो पढ़ रहा हूँ ना, इसके अंग के बारे में एक एक पढ़ेंगे कि नासा गुहा क्या होती है, लिरिक्स क्या होता है, श्वास नली क्या होते हैं, फेफड़े कितने पालियों में बंटे हुए होते हैं, कुपिकाओं का काम क्या होता है, और इनके बारे में विस्तृत से अलग अलग अंगों के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पहले हम एक बार नॉर्मल जो पढ़ रहे हैं, जो हमने एक सारणी सी बनाई है ना, उसमें जो जितनी चीजें हैं ना वो पढ़ रहे हैं। चलो, तो ये फेफड़ों के ऊपर वाला भाई ये श्वसन होता है, इसके अंदर दो होता है, एक तो श्वास को अंदर लेते हैं छोड़ते हैं, और गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। तो ध्यान रखना, जो गैसों का विनिमय होगा ना, वो ये जो कुपिका है ना दोस्तों, कुपिकाओं में होगा गैसों का विनिमय। यहाँ बहुत सारी छोटी 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 क्या होती हैं, रक्त वाहिनिकाएं होती हैं, केशिकाएं बोल सकते हैं उनको, रक्त वाहिनिकाएं होती हैं, छोटी 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 ऐसी ऐसी। अब होता क्या है कि यहाँ कुपिकाओं में जो जो कुपिकाएं होती है ना, यहाँ से बाहर से ये क्या लेके आती हैं, बाहर से ये O2 लेके आती हैं, और ये इन कुपिकाओं में इकट्ठी हो जाती है वो O2। और यहाँ से ये जो रक्त वाहिनिकाएं है ना, ये क्या लेके आती हैं, CO2 लेके आती हैं। अब ये CO2 कुपिकाओं को देती हैं और O2 वहां से लेती हैं, इसलिए यहाँ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ क्या होता है, विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये O2 है ना, ये O2 ये तो इस रक्त वाहिनिकाओं में चली जाती है, CO2 है ना वो इसके अंदर चली जाती है। किस प्रक्रिया द्वारा जाती है, विसरण की प्रक्रिया द्वारा जाती है। किस प्रक्रिया द्वारा जाती है, विसरण प्रक्रिया द्वारा जाती है। ये इंपॉर्टेंट है अभी, विसरण प्रक्रिया द्वारा जाती है। विसरण की प्रक्रिया केवल फेफड़ों के अंदर होती है, परिवहन तो पूरा परिवहन चलता ही रहता है कोशिका तक। ठीक है, तो पूरे शरीर में विसरण की प्रक्रिया द्वारा O2 और CO2 का आदान प्रदान संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो स्थायी जो क्षेत्रफल होता है ना अपना, इनको अगर फेफड़ों को खिंडा दें अलग अलग, ठीक है ना, एक सतह पर बिछा दें तो बहुत लंबे होते हैं ऐसा मानो। ठीक है, तो इसका जो पूरे शरीर का अपना स्थायी क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल बहुत अधिक होने के कारण है ना, पूरे शरीर के अंदर विसरण प्रक्रिया द्वारा O2 और CO2 का आदान प्रदान संभव नहीं है। एक कोशिका जीव में जो श्वसन की क्रिया होती है वो विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। पर हमारे जो शरीर के अंदर बात करते हैं, मानव शरीर के अंदर बात करते हैं, तो ये विसरण की प्रक्रिया केवल फेफड़ों के अंदर होती है, रक्त वाहिनिकाओं और कुपिकाओं के द्वारा O2 और CO2 का आदान प्रदान किया जाता है। विसरण की प्रक्रिया क्या होती है, विसरण की प्रक्रिया में हमने ये पढ़ा था, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाना, निम्न दाब की ओर जाना, गैसों का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाना। तो यहाँ ये विसरण की क्रिया लगती है। अगर जब O2 है ना, O2 जो कुपिका से रक्त वाहिनिकाओं में आएगी ना, तो ये O2 यहाँ से यहाँ आएगी ना, तो यहाँ दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। तो विसरण प्रक्रिया द्वारा O2 और CO2 का विनिमय या आदान प्रदान होता है, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। और मानव शरीर में विसरण की जो क्रिया होती है ना श्वसन में के अंदर, वो होती है फेफड़ों के अंदर, इसीलिए तो इसको बाह्य श्वसन या फुफ्फुसीय श्वसन कहा गया है। तो बाह्य श्वसन के अंदर या फुफ्फुसीय श्वसन के अंदर दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो श्वासोश्वास जिसके अंदर हमने ई श्वसन उस श्वसन के बारे में देखा है। ठीक है, और एक पढ़ेंगे गैसों का विनिमय O2 और CO2, वो किसके द्वारा होता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। ये भाई ये श्वसन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये रक्त वाहिनिका मुझे बताओ, ये रक्त वाहिनिकाएं होती हैं, इसके अंदर रक्त होता है ना, रक्त होता है। तो ऐसा मानो ये अलग अलग कोशिकाएं हैं, अलग अलग शरीर के अंदर बहुत कोशिकाएं हैं अपनी। ठीक है, रक्त वाहिनिकाएं है ना, वो O2 और CO2 को का परिवहन करती हैं। क्या करती हैं, ये O2 और CO2 का क्या होता है, यहाँ पे परिवहन होता है। परिवहन, परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती हैं। वो रक्त के माध्यम से ही तो होता है। किसके माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से होता है। परिवहन के बाद में O2 और जो CO2 होती है ना, वो कोशिका के अंदर चली जाती है, बाहर से ऑक्सीजन, बाहर से ऑक्सीजन कोशिका के अंदर जाती है। यहाँ जो मानव शरीर की बात करते हैं, यहाँ होता है अक्षीय श्वसन या कोशिकीय श्वसन, जो कोशिका के अंदर होता है। यहाँ जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, इस कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज होगी, उसका ऑक्सीजन क्या करेगा, उसका ऑक्सीकरण करेगा और उसको तोड़ने का काम करेगा। ऑक्सीकरण करेगा और तोड़कर क्या बना लेगा, ऊर्जा बना लेगा, और उस ऊर्जा को वो कोशिका क्या ले लेगी, काम में ले लेगी। ये प्रक्रिया चलती है पूरी श्वसन के। ठीक है, तो हम बाह्य श्वसन के बारे में देख चुके हैं। अब देखेंगे गैसों का परिवहन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ना तो ले सकते हो भी।
ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे गैसों का परिवहन, वो O2 और CO2 का परिवहन के बारे में देखेंगे। गैसों का परिवहन, हम ये कह सकते हैं कि जो गैसों का परिवहन होता है ना, गैसों का जो परिवहन होता है ना, वो होता है रक्त के माध्यम से, होता है, रक्त के माध्यम से होता है। गैस से O2 और CO2 की बात करते हैं मुख्यतः। पहले ये देखते हैं कि O2 का परिवहन, O2 का परिवहन कैसे होता है, और श्वसन के अंदर जो CO2 है ना, इसका परिवहन, CO2 का परिवहन कैसे होता है। O2 का जो परिवहन होता है ना, O2 का परिवहन होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये होता है आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, 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 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर O2 है ना, वो शरीर के विभिन्न भागों तक या विभिन्न कोशिकाओं तक जाती है। तो हीमोग्लोबिन Hb, हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन द्वारा होता है ये। आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, उसके द्वारा पूरे शरीर के अंदर बात करते हैं कि विभिन्न कोशिकाओं तक ये O2 और CO2 का जो परिवहन करने का काम करता है, वो करता है। आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, इसको श्वसन वर्णक भी कहा जाता है, श्वसन वर्णक। ये कक्षा 10 की बुक के अंदर है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अंदर वो ये दे रखा है कि श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है, तो हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है, श्वसन वर्णक कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का रंग खुद का तो क्या होता है, बैंगनी होता है, ठीक है, और उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाती है ना, तब उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। तो श्वसन वर्णक माना जाता है इसको। देखो, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, हीमोग्लोबिन इस तरीके से जुड़कर जाती है। तो हम ये बात करते हैं कि एक एचबी या हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन अणु, 4 O2 अणु जुड़कर, जुड़ते हैं, क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भी। एक जो हीमोग्लोबिन है ना, वो अपने साथ 4 ऑक्सीजन अणुओं को लेके जाता है अभी, ठीक है। और सीधा अगर ऐसा बात करते हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर कितने मिलीग्राम O2 जाती है, तो मैं कहता हूँ 1.34 ml ऑक्सीजन लेके जाता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि बताओ कि 100 ग्राम जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है, 100 ग्राम ऑक्सीजन युक्त रक्त है, तो वो अपने साथ कितने जो ml है वो ऑक्सीजन, वो 5 ml O2 के, O2 5 ml है ना, वो ऑक्सीजन अपने साथ लेके जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, O2 का परिवहन मुख्यतः जो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन अपने शरीर के अंदर होता है ना, वो गुलित अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, गुलित अवस्था में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो CO2 का परिवहन है ना, CO2 जल में आसानी से विलीय हो जाती है। ये एनसीईआरटी की कक्षा 6 या 7 की बुक है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि CO2 है ना, CO2 है ना, वो जल के साथ आसानी से विलीय होती है, ठीक है, विलीय होती है, इसलिए इसका जो परिवहन होता है ना शरीर के अंदर, वो गुलित अवस्था में होता है। तो ये अलग अलग तरीके से होता है भी, ठीक है। एक तो आरबीसी, प्लाज्मा की देख लेते हैं पहले। प्लाज्मा द्वारा होता है, प्लाज्मा के अंदर जल होता है ना, जल के साथ CO2 जल में आसानी से घुल जाती है, तो प्लाज्मा द्वारा होता है। एक आरबीसी द्वारा होता है, और आरबीसी, और एक जो होता है ना, प्लाज्मा द्वारा होता है, आरबीसी द्वारा होता है, और सोडियम या पोटेशियम आयनों के माध्यम से, इनके माध्यम से होता है। प्लाज्मा के द्वारा होता है ना, वो दोस्तों ज्यादा नहीं होता है, केवल 7%। आरबीसी के द्वारा होता है वो 23% होता है, ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम आयनों के द्वारा होता है ना, वो 70% होता है, गुलित अवस्था में होता है सोडियम, ठीक है। तो बात करते हैं प्लाज्मा के अंदर किस तरीके से होता है। प्लाज्मा के अंदर H2 होता है, ठीक है, इसके साथ CO2 मिलेगी और H2CO3 ये बना लेगी,
और शरीर के विभिन्न भागों या कोशिकाओं तक क्या पहुंच जाएगी, सॉरी, शरीर के विभिन्न भागों या कोशिकाओं से फेफड़ों तक है ना वो CO2 पहुंच जाएगी। ठीक है ना, इसको कार्बनिक अम्ल बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल। और आरबीसी के अंदर होता है ना, आरबीसी के अंदर वो होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन NH3 ये आयन होता है, इसके साथ क्या होती है, CO2 जुड़ती है। ठीक है, तो इसके साथ जुड़ती है तो ये इस तरीके से बना लेती है HbNH3OOH। इसके रूप में क्या होता है, आर CO2 का क्या होता है, परिवहन होता है। ठीक है, और जो सोडियम और जो पोटेशियम आयन होते हैं ना उसका बाइकार्बोनेट होता है ना, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के रूप, बाइकार्बोनेट के रूप में, सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन होता है, वो 70% होता है। जैसे बाइकार्बोनेट के रूप में बात करें NaHCO3, ये क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है ना, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा होता है। इसके साथ ये जो CO2 है ना, इस तरीके से सोडियम के बाइकार्बोनेट के रूप में ना CO2 जुड़कर है ना वो शरीर के विभिन्न भागों से कहाँ तक पहुँचती है, कुपिकाओं तक CO2 पहुँचती है। इस तरीके से सोडियम और पोटेशियम आयनों के बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, आरबीसी के रूप में होता है 23%, और प्लाज्मा में कितना होता है, 7% होता है। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा और जो आरबीसी में होता है ना, इसके लिए एक एंजाइम इसको सक्रिय करता है कि CO2 है ना वो प्लाज्मा के साथ जुड़े और आरबीसी के साथ जुड़े। इसके लिए उसका नाम रखा गया है कार्बोनिक एन, कार्बोनिक एन हाइड्रेट एंजाइम। इस एंजाइम का काम ये होता है कि एंजाइम है ना वो प्लाज्मा प्लस आरबीसी के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करता है, के साथ CO2 जुड़े, इसको प्रेरित करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये होता है, भी तरीके से क्या होता है, CO2 का या O2 का क्या होता है, परिवहन होता है। ठीक है, O2 CO2 का परिवहन हमने पढ़ लिया, इस तरीके से O2 और CO2 का परिवहन होता है, प्लाज्मा दोनों में पाया जाता है ये एंजाइम। ठीक है, तुलित अवस्था में होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आंतरिक शोषण, किसके बारे में पढ़ेंगे, आंतरिक शोषण के बारे में पढ़ेंगे, आंतरिक शोषण। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लेना चाहो तो, कार्बनिक एनहाइड्रेज, हाइड्रेट, हाइड्रेट नहीं हाइड्रेज है, अभी पर बोल मिस्टेक हो जाती है, बोलते कुछ हाइड्रेज। ठीक है, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, वो प्लाज्मा और आरबीसी दोनों के अंदर ये पाया जाता है, इनको सक्रिय करने का काम। एक बार स्क्रीनशॉट, चलो तो अब देखो, सबसे पहले मैं आपको पहले जो हमने एक वो बनाया था ना उस पे लेके चलता हूँ। हमने बाह्य शोषण में पढ़ लिया अंतः शोषण, उस शोषण क्या होता है। ठीक है, वो बाह्य शोषण फेफड़ों के अंदर होता है, गैसों का विनिमय होता है, वो विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा। वो भी किसके अंदर होता है, फेफड़ों के अंदर भी होता है, इसलिए मैंने इसको बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रिस्पिरेशन के अंदर ले लिया है। ठीक है, और उसके बाद में गैसों का परिवहन होता है, वो O2 और CO2 के रूप में होता है, किस तरीके से होता है वो भी पढ़ लिया। ठीक है, कुपिकाओं से हमारे कोशिकाओं तक है ना O2 CO2 किस तरीके से परिवहन करती है, किस तरीके से जाती है, वो पढ़ लिया हमने। आंतरिक शोषण या कोशिकीय शोषण, ठीक है, आंतरिक शोषण या कोशिकीय शोषण, इंटरनल रेस्पिरेशन रहता ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर एक तो पढ़ेंगे ऑक्सी अनोक्सीय और ऑक्सी शोषण, इंपॉर्टेंट है भी, बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। आपकी एक एक कंफ्यूज में यहाँ कंप्लीट करूंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। बहुत बच्चे ऑक्सीय अनोक्सीय शोषण में कंफ्यूज होते हैं, और पढ़ाने वाला अध्यापक होता है ना वो भी क्या पढ़ाता है, वो जो चक्र होता है ना, जैसे ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है, वो ये बताता है कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है ना वो दोनों के अंदर होता है, ऑक्सीय के अंदर भी होता है और अनोक्सीय शोषण के अंदर भी होता है। पर मैं आपको बता देता हूँ, होता तो दोनों के अंदर है, पर पढ़ाने वाला कभी भी देख लेना आपको पहले ऑक्सीय अनोक्सीय में अंतर लिखाएगा,
और फिर आपको ग्लाइकोलाइसिस चक्र के बारे में अलग से बताएगा। क्योंकि जब ऑक्सीय अनोक्सीय शोषण के साथ अगर ग्लाइकोलाइसिस चक्कर और क्रेब्स चक्कर को समझाया जाता है ना, तो बच्चे का यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ग्लाइकोलाइसिस चक्कर हो, क्रेब्स चक्कर हो, लिंक रिएक्शन हो, सारी चीजें जब भी हम ये ऑक्सीय अनोक्सीय पढ़ेंगे ना, इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो एक एक चीज बढ़िया तरीके से आपकी क्या आएगी, समझ में आएगी। तो चलो, एरोबिक है ये, सीधा ही आई हटा दी और हटा ब्रो, एरोबिक। ई आर ओबिक, एरोबिक एक्सप्रेशन। अब हम आंतरिक शोषण के बारे में देखते हैं। आंतरिक शोषण के बारे में देख, शोषण, आंतरिक शोषण, ये क्या होता है आंतरिक शोषण? इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक शोषण। इसको कोशिकीय शोषण भी कहा जाता है। यह कोशिका के अंदर होता है। अंदर होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आंतरिक शोषण का। इस शोषण के अंदर वो वास्तव में ना, इस शोषण में ही O2 को काम में लिया जाता है। O2 को काम में लेकर जो ग्लूकोज होता है ना, वास्तव में शोषण यहाँ पे ही होता है भाई। ये शोषण के अंदर तो भौतिक प्रक्रिया है, वो तो ये रासायनिक प्रक्रिया। O2 को काम में लेकर ग्लूकोज का क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण किया जाता है, क्या किया जाता है, ऑक्सीजन किया जाता है। और CO2 प्लस ATP का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, CO2 बन जाएगी और क्या हो जाएगी, ATP के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। फिर CO2 वापस है ना, वापस किस में चली जाएगी भी, इसके अंदर ये होता है। ये भी दो प्रकार का होता है भी, ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है। कुछ जीव होते हैं, उनके अंदर ये जो आंतरिक शोषण होता है, उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मानव की बात करें तो वहां ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कुछ जीव होते हैं जहां उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, या हम ये कह सकते हैं रासायनिक प्रक्रिया है। ये कौन सी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। ये दो प्रकार का होता है भी। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, अनोक्सीय या अवायवीय। एरोबिक और दूसरा होता है, वो होता है ओक्षीय, ओक्षीय शोषण या वायवीय शोषण। वायवीय शोषण होता है। एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीय शोषण होता है। देखो, अनोक्षीय शोषण के अंदर क्या होता है भी, इनके अंदर O2 की अनुपस्थिति में हो सकता है। ऐसे जीव अवायवीय जीव कहलाते हैं, जिनके अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वो शोषण की क्रिया कर लेते हैं। O2 की अनुपस्थिति अनुपस्थिति में होता है, और एक O2 की अल्प मात्रा में भी होता है। O2 की अल्प मात्रा, O2 की अलग मात्रा होगी ना, तो ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण नहीं होगा, पूर्णतः दहन नहीं होगा। तो ये जो अनोक्षीय शोषण होता है वो O2 की अनुपस्थिति में भी होता है, और जो मानव की जो मांसपेशियां पाई जाती हैं वहां O2 की अल्प मात्रा में भी होता है। और ये O2 की उपस्थिति में होता है, O2 की पूर्णतः उपस्थिति, उपस्थिति या O2 की
ये O2 की उपस्थिति में होता है, ये O2 की अनुपस्थिति में होता है, या O2 की एकदम अल्प मात्रा हो तो अनोक्षीय शोषण होता है, वो केवल मांसपेशियों के अंदर होता है, लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है उसके अंदर। ठीक है, तो अनोक्षीय शोषण और ओक्षीय शोषण, इनके बारे में मैं बता चुका हूं आपको। तो हम सबसे पहले अनोक्षीय शोषण के बारे में देखें। अवायवीय शोषण, ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जिनके अंदर जो आंतरिक कोशिका के अंदर होता है ना, शोषण होता है, ग्लूकोज से जो जो भी उत्पाद बनता है या ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, वो जीव जो आंतरिक शोषण करके ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं ना, उन जीवों को O2 की क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। तो अवायवीय शोषण के अंदर एन एरोबिक एनएरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है, अवायवीय शोषण। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर मैं एक समीकरण बनाऊंगा, उससे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा भी। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। ग्लूकोज के द्वारा ही हमें एटीपी की प्राप्ति होती है, कि वो अवायवीय शोषण हो या वायवीय शोषण हो। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गई। ग्लूकोज से ना पहले बनेगा पायरुविक अम्ल। क्या बनेगा, पायरुविक अम्ल बनेगा, पायरुविक अम्ल बनेगा। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस चक्कर। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर। ग्लाइकोलाइसिस चक्कर। देखो भी, ग्लूकोज से सबसे पहले दो पायरुविक अणु बनेंगे। कितने बनेंगे, दो पायरुविक अणु बनेंगे। दो पायरुविक अम्ल है या पायरुविक अम्ल के दो अणु बनेंगे। पायरुविक अम्ल का सूत्र क्या होता है अभी, CH3 C डबल बॉन्ड O और C O H, ये होता है, ये होता है पायरुविक अम्ल। दो पायरुविक अम्ल के अणु बनेंगे और ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के द्वारा 4 ATP की प्राप्ति होगी। कितनी एटीपी की प्राप्ति होगी, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर होगा ना, उसके द्वारा 4 ATP अणुओं की प्राप्ति होगी। एटीपी के कितने अणु बनेंगे, 4। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, मतलब ऊर्जा के एक तरीके से ऊर्जा का ये मुद्रा बोली जाती है। जैसे रुपए अपनी क्या है, मुद्रा है, डॉलर है, उसी तरीके से ये ऊर्जा की एक मुद्रा है एटीपी। तो कितने एटीपी की प्राप्ति होगी बच्चों, 4 ATP अणुओं की प्राप्ति होगी। पर मैं आपको बता देता हूं, जब ये चक्कर चलता है ना, कोई लाइक करने का, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, किसी को लाइक करने का ये चक्कर चलता है, इसमें एनर्जी भी खर्च होती है। तो यहाँ 2 ATP एनर्जी की तो खर्च हो जाती है ये चक्कर चलने में, और शुद्ध रूप से कितनी एटीपी बचती है, 2 ATP की प्राप्ति होती है। 2 ATP शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से कितनी एटीपी की प्राप्ति होती है, 2 ATP की प्राप्ति होती है। प्लस इसके साथ साथ दो अणु बनते हैं 2NADH2 के, ये भी आगे जाकर फिर एटीपी में बदल जाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र के द्वारा ग्लूकोज से दो पायरुविक अणु बनते हैं, 2 ATP का निर्माण होता है, शुद्ध एटीपी का, और 2 जो NADH2 के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु ये बन जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र पूर्ण होने के बाद में यहाँ दो कंडीशन उत्पन्न होंगी। एक तो O2 की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, एक O2 की अल्प मात्रा, O2 की अल्प मात्रा। दो कंडीशन उत्पन्न होंगी यहाँ, एक तो O2 की अनुपस्थिति, एक O2 की क्या, अल्प मात्रा। क्योंकि अवायवीय श्वसन के अंदर होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के लिए कहीं आवश्यकता नहीं होती है, तो दोनों के अंदर होगा। ठीक है ना, बस ग्लाइकोलाइसिस चक्कर चला, ग्लूकोज को तोड़ने का काम किया, दो पायरुविक अम्ल के बन गए। ठीक है, कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन वाला दो पायरुविक अम्ल के अणु बन गए, इसके साथ 2 ATP शुद्ध बन गई। टोटल 4 ATP का निर्माण होता है ग्लाइकोलाइसिस चक्र के द्वारा। तो 2 NADH2 का भी क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो ये हो गया। फिर O2 की अनुपस्थिति, मुझे बताओ, O2 की अनुपस्थिति के अंदर है ना, ये एथेनॉल में बदलेगा। आगे जाकर पायरुविक अम्ल है ना, वो किस में बदलेगा, एथेनॉल में बदलेगा, एथेनॉल में बदलेगा। ठीक है ना, C2H5OH, ये एथेनॉल में बदलेगा, साथ CO2 प्लस CO2 देगा।
ये जो एथेनॉल और CO2 होता है ना, ये अवायवीय शोषण होता है ना, ये जीवाणु और ईस्ट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? जीवाणु व ईस्ट के अंदर होता है। जीवाणु व ईस्ट के अंदर ये देखने को मिलता है हमें कि O2 की अनुपस्थिति में। फिर भी तो एक बार ये क्वेश्चन आया था कि क्या बताओ कि O2 की अनुपस्थिति में भी क्या ऊर्जा निर्मुक्त की जा सकती है? तो कुछ जीवों में की जा सकती है, मानव के अंदर नहीं की जा सकती, पर कुछ जीवों के अंदर ग्लूकोज से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या प्राप्त की जा सकती है? ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, प्लस एटीपी। एटीपी कितने एटीपी? 2 ATP। ये 2 ATP। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2 NADH2 कहाँ चला गया। ठीक है, इनकी भी चर्चा करेंगे। तो O2 की अल्प मात्रा में किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, प्लस 2 ATP। और ये होता है ना, ये होता है अपने मांसपेशियों में। अपने जो मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर क्या होता है मैं बता देता हूं। जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं ना, बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो मांसपेशियों तक पूर्णतः ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ठीक है, और पूर्णतः ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ग्लूकोज किस में बदल जाएगा? लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा। तो O2 की अल्प मात्रा में क्या होता है? मांसपेशियों में किस अम्ल का जमाव हो जाता है? लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जोड़ों में या मांसपेशियों में दर्द का एहसास होता है हमें। तो ये ध्यान रखना, लैक्टिक अम्ल का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। चलो, अब मैं कुछ लाइनें लिखाऊंगा आपको। अब पहले ये चर्चा कर लेते हैं। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं सरल रूप से लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? इसको जो शॉर्ट रूप में लिखना चाहूँ, शॉर्ट रूप में लिखना चाहूँ कि अवायवीय शोषण को मैं शॉर्ट रूप में लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ। ये जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है ना, ये कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। मैं इसको शॉर्ट रूप में ये लिख सकता हूँ कि C6H12O6। ठीक है, इससे इससे ना O2 की अनुपस्थिति में किसका निर्माण हो जाता है? O2 की अनुपस्थिति में किसका निर्माण हो जाता है? एथेनॉल का, C2H5OH का, प्लस CO2 का। इसमें देख लो भी, इसको संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ 2 लगाएंगे तो कार्बन कितने हो गए? 4 हो गए। और यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा तो कार्बन यहाँ 4 हो गए। तो 4 और 2 6 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर? 5 2 10। तो हाइड्रोजन वहाँ कितने हैं? 12। 10 और 1 11 और 1 12। ठीक है, ये संतुलित हो गई विक्रिया। तो ग्लूकोज से है ना ये बनता है, प्लस 2 ATP की प्राप्ति होती है। शुद्ध शुद्ध ऊर्जा है ये, शुद्ध ऊर्जा है। ये तो जो होता है ना, ये होता है जीवाणु के अंदर व ईस्ट के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद में हम ये दूसरी लिख सकते हैं, C12O6 होता है। O2 की अल्प मात्रा, O2 की अल्प मात्रा अगर मिलेगी तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? इसका आधा करते जाओ। 12 है तो 6 कर दो, O3 कर दो, और यहाँ 2 कर दो। ये होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल प्लस 2 ATP, 2 ATP की प्राप्ति होती है। शुद्ध लाभ होता है ये, शुद्ध लाभ होता है एटीपी का। और ये होता है जो ये अपने मांसपेशियों में होता है, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में, ये मांसपेशियों में देखने को मिलता है। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि O2 की उपस्थिति और O2 की अनुपस्थिति में, इस तरीके से लिख सकते हैं इनको शॉर्ट में। अब हम चर्चा करते हैं कि कई बार ये आता है कि हमने ये पढ़ा है कि ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के द्वारा हमें कुल 4 ATP अणुओं की प्राप्ति हो जाती है, जिसमें 2 जो ATP है वो ग्लाइकोलाइसिस चक्कर में खर्च हो जाती है। तो शुद्ध रूप से हमें 2 ATP की प्राप्ति होती है। कई जगह आप ये भी पढ़ोगे कि ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के द्वारा हमें कुल कितने एटीपी की प्राप्ति होती है? 8 एटीपी की प्राप्ति होती है। वो मैं आपको बता देता हूं क्यों ये चीजें अलग अलग हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जब ग्लाइकोलाइसिस चक्कर चलता है ना तो उसमें हमें 2 एटीपी मिलती है और 2 NADH2 मिलता है। ठीक है, 2 एटीपी मिल गया और 2 NADH2 मिल गया। अब देखो 2 ATP है, ये तो शुद्ध रूप से मिल गई हमें। अब बात करते हैं NADH2 को। NADH2, एक जो NADH2 होता है ना
उससे 3 अणु एटीपी की प्राप्ति होती है। जो एक होता है ना, एक NADH2, उससे कितनी एटीपी की प्राप्ति होती है? 3 एटीपी की प्राप्ति होती है। 3 एटीपी की प्राप्ति होती है। तो मुझे बताओ कितने हैं? ये 2 है ना, तो 2 से कितनी एटीपी मिल जाएगी? 6 एटीपी मिल जाएगी। 6 एटीपी मिल जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 8 एटीपी हो जाएगी। पर बहुत सारे बच्चों के ये भी समझ में नहीं आता कि चलो मान ली सर थारी बात, अठ अपने ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के द्वारा कुल 8 एटीपी की प्राप्ति होती है। आ बात थारी मानना ठीक है, कहते बता दियो मैंने यह चीज मानना। पर मुझे बताओ कि अवायवीय श्वसन के अंदर सर एक ग्लाइकोलाइसिस चक्कर तो होता है, तो एक ग्लाइकोलाइसिस चक्कर होता है, तो मुझे बताओ सर ये अवायवीय श्वसन के अंदर हम ये क्यों पढ़ते हैं कि अवायवीय श्वसन के दौरान होती है ना, हमें कुल 2 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और कुल जो एटीपी बनती है वो 4 एटीपी बनती है। ये बात भी सही है आपकी, ये क्वेश्चन भी है, और इसी क्वेश्चन के कारण मैंने इस ग्लाइकोलाइसिस चक्कर को अवायवीय श्वसन के अंदर समझाने की कोशिश की, अलग से नहीं पढ़ाया। अब सुनो, तो जो 2 एटीपी होती है ना, 2 एटीपी वो तो बन गई, उसमें तो आपके कोई कंफ्यूज नहीं है कि 2 एटीपी बन गई। पर 2 NADH2 जो बना है ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के अंदर अवायवीय श्वसन के अंदर, ठीक है, तो ये किस काम आएगा? तो मैं बता देता हूं कि जो अवायवीय जो श्वसन होता है दोस्तों ना, उसके अंदर ये 2 NADH2 बना है ना, ये आगे है ना, आगे एथेनॉल और CO2 जब बनेगी ना, या लैक्टिक अम्ल बनेगा, वहां ये एनर्जी खर्च हो जाती है, ठीक है ना। ये एनर्जी क्या हो जाती है? अवायवीय श्वसन के अंदर खर्च हो जाती है। क्यों हो जाती है खर्च? क्यों ये एटीपी में नहीं बदल पाती? क्यों ये एटीपी में नहीं बदल पाती? इसका कारण ये है कि अवायवीय श्वसन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस चक्कर चलता है, उसके अंदर जो 2 NADH2 होता है ना, वो एटीपी में इसलिए नहीं बदल पाता क्योंकि इसको एटीपी में बदलने के लिए, इसको किस में बदलने के लिए? एटीपी में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ETS सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रो ट्रांसफर सिस्टम। ये जो होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक वलय में होता है, आंतरिक वलय पर होता है। ये जो इलेक्ट्रो ट्रांसफर जो सिस्टम होता है ना, ETS का काम यही होता है कि जो NADH2 या NADH है ना, उसको किस में बदलना? एटीपी में बदलना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदलने का काम क्या होता है? ETS का होता है। ये होता कहाँ पे है ETS? जैसे ये ग्लाइकोलाइसिस चक्कर होता है वो कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, कोशिका के अंदर, तो ये किसके अंदर होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक भित्ति होती है ना, उसके ऊपर होता है ये ETS सिस्टम। अब अवायवीय जो श्वसन होता है, उसके अंदर जो जीवाणु और इष्ट होते हैं ना दोस्तों, उनके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, क्योंकि मैंने जब कोशिका पढ़ाई थी तब मैंने ये बताया था दोस्तों आपको कि जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो प्रोकैरियोटिक जीव है, उसके अंदर जिसके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है वो कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो अवायवीय श्वसन करने वाले जीवों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती तो ये ETS सिस्टम क्या नहीं होगा? ये इलेक्ट्रो ट्रांसफर सिस्टम ये नहीं होगा। तो मुझे बताओ ये 2 NADH2 एटीपी में बदल पाएगी क्या? नहीं बदल पाएगी। इसीलिए ये ना फिर एथेनॉल और जो CO2 का निर्माण होता है ना, उसमें ये खर्च हो जाते हैं NADH2। तो ये आपके बात समझ में आई होगी। अब आप इससे ये भी समझ गए होंगे कि मैं ये पूछूं कि बताओ अवायवीय श्वसन के दौरान कुल हमें शुद्ध कुल एटीपी की कितनी प्राप्ति होती है? तो कुल बताओगे 4 एटीपी की प्राप्ति होती है। अवायवीय श्वसन के दौरान हमें कुल 4 एटीपी की प्राप्ति होती है। शुद्ध रूप से लाभ कितने एटीपी का होता है? शुद्ध रूप से 2 एटीपी का क्या होता है? हमें लाभ होता है। चलो ठीक है, मैं ये पूछ लूं कि बताओ ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के द्वारा हमें कुल कितनी एटीपी की प्राप्ति होती है? तो आपके 2 आंसर होंगे ये, ठीक है। ये कितने आंसर होंगे? 2 आंसर होंगे। सर अगर ये बताओ कि जो हमें हमें ये पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस चक्कर अगर अवायवीय श्वसन में चल रहा है, तो हम बता देंगे, तो हम ये बता देंगे कि ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के द्वारा शुद्ध हमें 2 एटीपी की प्राप्ति होती है। कुल कितने की होती है? 4 की होती है। और सर अगर ये ग्लाइकोलाइसिस चक्कर अगर ये वायवीय श्वसन में चल रहा है, ठीक है, वायवीय जीव होते हैं, उनमें अगर चल रहा है ना सर, तो उनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 NADH2 को एटी में बदल देगी,
और एक NADH2 में आपने बताया था कि 3 एटीपी की प्राप्ति होती है, तो 3 की होती है तो 2 से 6 एटीपी मिल जाएगी, और 2 हमें यहाँ है, तो 6 और 2 8 है, तो सर हमें 8 एटीपी का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो सर हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है ना, वो अगर वायवीय श्वसन के अंदर होता है ना, तो हमें शुद्ध 8 एटीपी का लाभ होता है, और कुल जो एटीपी होती है ना, वो 10 एटीपी की क्या होती है, कुल जो एटीपी होती है वो 10 एटीपी होती है, ठीक है। एटीपी का निर्माण होता है और 8 एटीपी का हमें क्या होता है, लाभ होता है। अब अगर आपको सीधा पूछ लिया जाए कि बताओ ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के द्वारा कितनी एटीपी की प्राप्ति होती है, तो दोस्तों आप 4 ही बताओगे, ठीक है ना। कुल 4 एटीपी की, और लाभ कितने का होता है, 2 एटीपी का होता है, और उसके साथ क्या बनता है, 2 NADH2 बनता है। ये बात सही रहेगी कहने के लिए, क्योंकि वास्तव में तो यही होता है ना, 2 एटीपी प्लस 2 NADH2 का निर्माण होता है, तो यहाँ यही होता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आपके बढ़िया तरीके से ये अवायवीय श्वसन समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने बोल ली है ये लाइनें मैं आपको लिखा देता हूँ भी, ठीक है, आप इनको लिख सकते हो, तो नोट लगा कर ये लिख सकते हो, आगे मैं बोल रहा हूँ इनको आप लिख लेना। और ये चीजें दे रखी हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी, तो देखो नोट लगा के आपको ये लिखना है, नोट लगा के ये लिखना है। इसके बाद में एक वो और रह गया ना, कि जो ये जीवाणु के अंदर होता है ना, जीवाणु के अंदर होता है, तो वो क्या होता है कि पायरूविक अम्ल होता है ना, एसिटाल्डिहाइड में बदलता है, ठीक है। किस में बदलता है, एसिटाल्डिहाइड में बदलता है, फिर वो आगे जाकर एल्कोहल में बदलता है, वास्तव में तो वो होता है, ठीक है। पर हमने शॉर्ट में यही कह दिया कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र के द्वारा 2 पायरूविक अम्ल बनता है, और फिर क्या होता है, फिर एथेनॉल में बदल जाता है, ठीक है। तो पायरूविक अम्ल से एसिटाल्डिहाइड बनता है, फिर एथेनॉल बनता है। तो देखते हैं वो लाइन, एक बार वो लिखा देता हूँ, फिर ये चीजें बता दूंगा। देखो जो जीवाणु होता है ना, जीवाणु होता है, उनके अंदर हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले होता है C6H12 और O6, ग्लूकोज होती है, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर चलता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर चलता है, किसके अंदर होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, ठीक है। इससे क्या बन जाता है, 2 पायरुविक, पायरुविक अम्ल बन जाता है, और प्लस 2 एटीपी शुद्ध की प्राप्ति, और 2 NADH2 वो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इससे क्या बनता है मैं बता देता हूं। इससे है ना, वास्तव में जो एथेनॉल बनता है उससे पहले एक उत्पाद बनता है जिसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, 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 ठीक है। एसिटाल ये बनता है, ये एसिटाल्डिहाइड बनता है ना, इसके बाद में एसिटाल्डिहाइड के बाद में आगे जाकर क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रक्रिया में जो जीवाणु के अंदर ये जो प्रक्रिया होती है ना, इस प्रक्रिया में कुछ एंजाइम सहायक होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, कुछ एंजाइम सहायक होते हैं। तो ये जो यहाँ जो एंजाइम जो सहायक होता है ना, कि पायरुविक अम्ल को एसिटाल्डिहाइड में बदलने में जो सहायक होता है, उसका नाम होता है पायरुविक, कौन सा होता है, पायरुविक डी कार्बो, ये होता है पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज, ये होता है। ये ध्यान रखना, यहाँ से पायरुविक अम्ल और एसिटाल्डिहाइड, तो यहाँ से पायरुविक पकड़ लेना और डी कार्बोक्सिलेज पकड़ लेना, ठीक है ना। तो पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज होता है ना, ये किस में सहायक होता है, पायरुविक अम्ल को एसिटाल्डिहाइड में, ये एंजाइम होता है, ये एंजाइम, ठीक है। और आगे एसिटाल्डिहाइड से जो एथेनॉल बनता है ना, एसिटाल्डिहाइड से क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। तो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ एथेनॉल को, तो यहाँ पर वो एंजाइम का नाम आ जाएगा। इससे क्या बनता है, C2H5OH बनता है ना। इसमें जो एंजाइम सहायक होता है ना, वो होता है एल्कोहल, क्योंकि आगे एल्कोहल बनना है ना, तो यहाँ से पीछे वाला पकड़ना है, यहाँ से एल्कोहल, डिहाइड्रोजीनेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम, वो सहायता करता है भी कुछ, ये एंजाइम इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा,
ठीक है। अवायवीय श्वसन के अंदर सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस चक्र चलता है, जिससे 2 पायरुविक अणु प्लस 2 एटीपी का निर्माण होता है, 2 NADH2 का भी निर्माण होता है। ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस चक्र के बाद में हम बात करते हैं कि जो जो जीवाणु और इष्ट होते हैं ना, उनके अंदर पहले एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है पायरुविक अम्ल से। जो मैंने पीछे वाली समीकरण बताई थी उसके अंदर नहीं बताया, क्योंकि बीच वाला पद बताना वहां बताता तो गोलमाल हो जाता, तो मैं इसको अलग बताता हूँ। तो सीधा एथेनॉल से पहले क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है और फिर एथेनॉल बनता है। आप सीधा भी लिख सकते हो कि पायरुविक अम्ल से क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। पर इसके लिए 2 एंजाइम होते हैं, पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज होता है एक तो, और एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज होता है। ये एंजाइम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसके बाद में हम वापस चलते हैं इनके बारे में। ये मैं ऊर्जा के बारे में आपको लिखाने वाला हूं, आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं और आप लिखते जाना इनके संबंधित पॉइंट, फिर आपके याद भी रह जाएगा और ये चीजें बताई ये समझ में भी आ जाएगी। तो लिखो भी कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र में कुल 4 एटीपी अणुओं व 2 NADH2 अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी ऊर्जा इस चक्र में खर्च हो जाती है, तथा तथा शुद्ध रूप से 2 एटीपी व 2 NADH2 अणु शेष रहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस चक्र में शुद्ध रूप से 2 एटीपी और 2 NADH2 क्या रहते हैं, शेष रहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अवायवीय श्वसन में अंत तक कुल 2 एटीपी अणु बचते हैं। अंत तक की बात करते हैं कि पूरे अवायवीय श्वसन में शुद्ध कितने एटीपी बचते हैं, 2 एटीपी बचते हैं। ठीक है, 2 एटीपी की प्राप्ति होती है। आपको ये पूछ लिया जाए कि अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी बचते हैं, तो शुद्ध रूप से कितने एटीपी बचते हैं, 2 एटीपी अपने पास क्या होते हैं, बचते हैं। अन्य 2 NADH2 अन्य जो 2 NADH2 के जो अणु है ना, वो एल्कोहल या एथेनॉल निर्माण में खर्च हो जाते हैं। आगे जब एल्कोहल का निर्माण होता है तो या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, उसमें क्या हो जाते हैं, ये NADH2 खर्च हो जाते हैं। खर्च क्यों होते हैं भी, ये एटीपी में क्यों नहीं बदल पाते अवायवीय श्वसन के दौरान, वो भी लिखो आगे। अवायवीय श्वसन करने वाले जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। यह 2 NADH2 को एटीपी में बदलने के लिए, जो 2 NADH2 है ना, उनको एटीपी में बदलने के लिए ETS इलेक्ट्रो ट्रांसफर सिस्टम की आवश्यकता होती है। जो 2 NADH2 है ना, उसको एटीपी में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ETS सिस्टम चलता है इसके अंदर, इलेक्ट्रो ट्रांसफर सिस्टम, उसकी आवश्यकता होती है। यह ETS माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक भित्ति पर होता है। यह जो ETS होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक भित्ति पर होता है। और जो अवायवीय जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या नहीं पाई जाती, ये माइटोकॉन्ड्रिया पाई नहीं जाती है। तो ये ETS नहीं होगा, ETS नहीं होगा तो 2 NADH2 है ना, वो एटीपी में नहीं बदल पाएंगे, तो वो उनको खर्च आगे ले लेता है। जब एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है ना, वहां ये खर्च हो जाते हैं। अंततः हम ये कह सकते हैं कि अवायवीय श्वसन में कुल 2 एटीपी अणु बनते हैं। तो अवायवीय श्वसन में कुल कितने एटीपी अणु बनते हैं, अवायवीय श्वसन में कुल 2 एटीपी अणुओं की प्राप्ति होती है। हमें बनते तो कितने, कुल कितने बनते हैं, 4 एटीपी बनते हैं, और 2 एटीपी की हमें शुद्ध लाभ होता है, शुद्ध प्राप्ति होती है। ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद में लिखो ग्लाइकोलाइसिस चक्र। ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र अवायवीय श्वसन में भी होता है, क्या होता है, सॉरी, वायवीय श्वसन में भी होता है। इसमें शुद्ध 2 एटीपी व 2 NADH2 बनते हैं, सेम वही होता है, 2 एटीपी और 2 NADH2 बनते हैं, उनका निर्माण होता है। प्रत्येक NADH2 से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS द्वारा 2 एटीपी 3 एटीपी अर्थात कुल 6 एटीपी अणुओं का निर्माण हो जाता है। क्योंकि उनके अंदर वायवीय श्वसन के अंदर वायवीय जीव होते हैं, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगी तो ETS सिस्टम होगा, ETS सिस्टम होगा तो ये NADH2 है ना, ये किस में बदल जाएगा, एटीपी में बदल जाएगा। और एक NADH2 है ना, हमें 3 एटीपी देके जाता है, तो 2 कितने देके जाएंगे, 6 एटीपी देके जाएंगे। इस प्रकार वायवीय श्वसन में जो वायवीय श्वसन होता है ना, उसमें ग्लाइकोलाइसिस चक्र के द्वारा, किस चक्र द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस चक्र के द्वारा कुल है ना, कुल हमें कितने एटीपी की प्राप्ति होती है, कुल 10 एटीपी की प्राप्ति होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र द्वारा कुल 10 एटीपी की प्राप्ति होती है, क्योंकि 4 तो वहां बन गई और 6 यहां बन गई, 4 6 10। और शुद्ध पूछा जाए कि शुद्ध वायवीय श्वसन होता है, उनमें शुद्ध
तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र के द्वारा कितनी एटीपी बनती है, तो 2 तो ये हो गई और 6 ये हो गई, तो कितनी 8। अब ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर सीधा ही पूछ लिया जाए ना कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र के द्वारा कितनी एटीपी बनती है, तो आप बताओगे, सीधा पूछ लिया जाए, न तो वायवीय नाम दिया जाए न अवायवीय दिया जाए, तो आपका आंसर होगा शुद्ध रूप से तो 2 एटीपी, और कुल है ना कुल 4 एटीपी का निर्माण होता है। ये समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं वायवीय शोषण। वायवीय शोषण के बारे में ये समझ में आ गया, तो वायवीय में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अभी। चलो वायवीय शोषण में देखते हैं। एसिटिलीन कोएंजाइम भी बनता है इसके अंदर, ठीक है। चलो तो ये देखते हैं क्या होता है इसके अंदर वायवीय शोषण के अंदर। आगे पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं भी ये चीजें, टाइम तो ज्यादा हो गया। वायवीय शोषण, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन ये लगा देना। वायवीय शोषण, वायवीय शोषण जो होता है ना, या ऑक्सीय शोषण होता है, उसमें किसकी आवश्यकता होती है, O2 की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और मानव के अंदर होता है ना वो जो आंतरिक शोषण होता है, कोशिकीय शोषण, वो वायवीय शोषण होता है, वहां पे ऑक्सीय शोषण होता है, ऑक्सीजन की क्या आवश्यकता होती है, वही होता है। भी ग्लूकोज होता है C6H12O6, ग्लूकोज होता है, वही ग्लाइकोलाइसिस चक्कर चलेगा इसी में, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर चलेगा ना, तो ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के द्वारा क्या बनेगा, 2 पायरुविक अम्ल बनेगा, प्लस 2 एटीपी शुद्ध, शुद्ध कितनी, शुद्ध लाभ 2 एटीपी, 2 एटीपी के साथ क्या बनेगा, प्लस 2 NADH2, 2 अणु इसके बन जाएंगे, 2 पायरुविक अम्ल के बन जाएंगे, 2 एटीपी प्राप्त हो जाएगी ग्लाइकोलाइसिस चक्र के द्वारा। अब ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के बाद में जो पायरुविक जो अम्ल बना है ना, उसके बाद में होगा एक लिंक रिएक्शन। क्या होगी, लिंक रिएक्शन होगी, लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन होगी, पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होगा यहाँ पे, ठीक है। लिंक रिएक्शन होगी ना, तो इससे क्या बनेगा अभी, लिंक रिएक्शन के द्वारा, लिंक रिएक्शन के द्वारा जो बनेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। लिंक रिएक्शन के द्वारा जो बनेगा ना, वो बनेंगे 2 जो अणु बनेंगे ना, वो बनेंगे एसिटिलीन, एसिटिलीन कोएंजाइम, कोएंजाइम, 2 अणु तो इसके बनेंगे, ठीक है। एसिटिलीन कोएंजाइम के कितने अणु बनेंगे, 2 एंजाइम, प्लस जो लिंक रिएक्शन से है ना, लिंक रिएक्शन से कितनी एटीपी की प्राप्ति होगी, मुझे बताओ। लिंक रिएक्शन से जो एटीपी नहीं बनेगी, यहाँ पे 2NADH का निर्माण होगा, ठीक है। फिर NADH को वापस ETS द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ATP में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इससे है ना, एक NADH2 या एक NADH से 3 ATP की प्राप्ति होती है, इलेक्ट्रो ट्रांसफर सिस्टम के द्वारा वो चेंज हो जाएगी। तो 3 होती है, 3 2 6 ATP, 6 ATP, 6 ATP लिंक रिएक्शन के द्वारा हो गई, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के द्वारा शुद्ध 2 हो गई, और 2 NADH2 से कितनी हो गई, 2 NADH2 से 2 NADH2 से 6 ATP होगी ना, 6 ATP बन गई ये, ठीक है। और यहाँ से 2 ATP बन गई, 6 ATP इलेक्ट्रो ट्रांसफर सिस्टम द्वारा इससे बन गई, और आगे लिंक रिएक्शन होगी। अब देखो पायरुविक अम्ल को एसिटिलीन को एंजाइम में बदलने के लिए एक एंजाइम होता है, वो महत्वपूर्ण होता है, उसका नाम होता है पायरुविक, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। ये 3 एंजाइम होते हैं, भी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे जाते हैं ये एंजाइम, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन होता है ना, लिंक रिएक्शन होता है वो पायरुविक अम्ल व एसिटिलीन, जो पायरुविक अम्ल होता है वो, और जो क्रेब्स शक्कर होता है ना, उसके बीच की योजक कड़ी माना जाता है। किसको माना जाता है, एसिटिलीन कोएंजाइम को, या लिंक रिएक्शन को माना जाता है। और ये लिंक रिएक्शन होती है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये मैट्रिक्स भाग में होती है, मैट्रिक्स में होती है ये। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस चक्कर होता है ना, ये किसके अंदर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका
द्रव्य में होता है। तो ध्यान रखना वायवीय श्वसन होता है ना, वायवीय अवायवीय श्वसन होता है ना, अवायवीय श्वसन उसके अंदर केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो अवायवीय श्वसन हम ये कह सकते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, और जो वायवीय श्वसन होता है ना वो कोशिका द्रव्य प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, तो ये लिंक रिएक्शन हो गई जिसके लिए ये एंजाइम जिम्मेदार है, और एसिटिलीन कोएंजाइम बन गया। इसके बाद में यहाँ चलेगा क्रेब्स शक्कर। क्या चलेगा? क्रेब्स शक्कर। ठीक है, क्रेब्स शक्कर, जिसको क्रेब्स शक्कर चलेगा। तो मुझे बताओ क्रेब्स शक्कर होगा ना, क्रेब्स शक्कर उससे क्या बन जाएगा? उससे बन जाएगी जो इस ग्लूकोज से है ना, ग्लूकोज से यहाँ किस क्या आवश्यकता होगी? O2 की आवश्यकता होगी, O2 की आवश्यकता, O2 की उपस्थिति में ये CO2 प्लस H2O में बदल जाएगी, और प्लस यहाँ से 24 ATP की प्राप्ति होती है, 24 ATP की प्राप्ति होती है ग्लाइकोलाइसिस ये क्रेब्स चक्र के द्वारा। और जो ये क्रेब्स जो चक्र होता है ना, क्रेब्स चक्र होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो ये जो क्रेब्स चक्र के अंदर है ना, वो क्रेब्स चक्र के अंदर यही बनता है, भी NADH बनते हैं। ठीक है ना, इनसे फिर पूर्णतः क्रेब्स चक्र के बाद में पूर्णतः क्या हो जाता है, जो ग्लूकोज होता है उसका दहन हो जाता है, पूर्णतः ऑक्सीकरण हो जाता है, और किसकी प्राप्ति होती है? CO2 और H2O की प्राप्ति हो जाती है, CO2 H2O की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद में इलेक्ट्रो ट्रांसफर सिस्टम चलता है, जो जो जितने भी जो NADH बने हैं ना, ये सारों को किस में कन्वर्ट कर देता है? ATP के रूप में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट में अपने पास ये बन के आता है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस चक्कर और क्रेब्स चक्कर ये वायवीय श्वसन के अंदर चलता है। इनकी योजक कड़ी बीच वाली ये लिंक रिएक्शन को मानी जाती है। सबसे पायरुविक अम्ल बनता है, और फिर ये जो पायरुविक अम्ल है उससे एसिटिलीन कोएंजाइम बनता है। उसके बाद में एसिटिलीन कोएंजाइम को CO2 और H2O में तोड़ा जाता है, वो क्रेब्स चक्कर के अंदर आता है। और फिर है ना इलेक्ट्रो ट्रांसफर सिस्टम के द्वारा जितने भी ये NADH2 बने हैं, ये NADH बने हैं, उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो ETS जो सिस्टम चलता है ना, ETS ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक विलय पर चलता है ये। ठीक है, ETS सिस्टम। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें और तो कुछ चीजें हैं नहीं, इनके बाद में इसको मैं अलग से लिखा देता हूं। देखो मुझे बताओ ग्लाइकोलाइसिस चक्र के द्वारा कुल कितनी ऊर्जा की प्राप्ति हुई? 8 ATP की प्राप्ति हुई है क्या? 8 ATP की हो गई। और फिर मुझे बताओ वहां जो लिंक रिएक्शन के द्वारा कितनी ATP की प्राप्ति हो गई? 6 की प्राप्ति होगी। क्रेब्स चक्र द्वारा 24 ATP की प्राप्ति हो गई। तो इनको शॉर्ट में कैसे लिखें? शॉर्ट में देखते हैं इनको कैसे लिखें। इनको मैं पूरे को शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखो आगे वाले पेज पर, आगे वाले पेज पर ऐसा लिख रहा हूं कि सबसे पहले ग्लूकोज था, C6H12O6 ग्लूकोज था। इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण की उपस्थिति में, मतलब क्या होगा? ऑक्सीकरण 6O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये 6 वगैरह लगाते हैं ना, ये तो संतुलित करने के लिए लगाते हैं। इसकी उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज किस में बदल जाएगा? CO2 प्लस अंतिम रूप से H2O में बदल जाएगा। 6CO2 6H2O, 6 2 12, 12 8 6 18, कार्बन कितने? 6 कार्बन है। इधर कार्बन कितने? 6 कार्बन। अभी संतुलित प्लस यहाँ 38 ATP की प्राप्ति होती है। कितने ATP की प्राप्ति होती है? 38 ATP की प्राप्ति होती है, ध्यान रखना है। तो हम ये कह सकते हैं ये वायवीय श्वसन है। ये कौन सा श्वसन है? वायवीय श्वसन है। वायवीय श्वसन के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन से उसका अपघटन होता है, और CO2 और H2 बन जाती है। फिर CO2 वापस है ना कोशिका से कहाँ चलती है? फेफड़ों की ओर जाती है और बाहर निकल जाती है। ये चक्कर ऐसे चलता रहता है। H2 बन गया, और लास्ट में कितनी ATP बन गई? तो आपको ये पूछ लिया जाए कि वायवीय श्वसन में कितनी ATP की प्राप्ति होती है, तो 38 ATP की। और अवायवीय श्वसन के अंदर कितनी ATP की प्राप्ति होती है? तो आप ये कहोगे कि कुल तो 4 ATP की प्राप्ति होती है, कुल तो 4 ATP का निर्माण होता है, पर हमें प्राप्ति कितनी की होती है? केवल 2 ATP की प्राप्ति होती है, ध्यान रखना। तो वायवीय श्वसन में 38 ATP की हमें प्राप्ति होती है, अवायवीय श्वसन के अंदर 2 ATP अणुओं की हमें प्राप्ति होती है। ये बात ध्यान रखना।
ठीक है। और जो अवायवीय श्वसन होता है उनके अंदर केवल ग्लाइकोलाइसिस चक्कर चलता है। वायवीय जो श्वसन होता है ना, वायवीय श्वसन, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्कर चलता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर चलता है, और लिंक रिएक्शन उसके अंदर होती हैं। वो तीन चीजें होती हैं। जैसे अवायवीय श्वसन के अंदर अलग से बताऊं क्या, जैसे ग्लाइकोलाइसिस चक्कर, इससे कितनी एटीपी की प्राप्ति हुई मुझे बताओ। इससे तो 2 एटीपी की प्राप्ति वो हो गई शुद्ध। ठीक है। इसके बाद में 2NADH2, इससे कितनी एटीपी मिलेंगी, 6 एटीपी मिलेंगी, 6 एटीपी। तो मुझे बताओ ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के द्वारा वायवीय श्वसन में कितने एटीपी, 8 एटीपी की हमें प्राप्ति होती है। 8 एटीपी मिलती है। कुल कितनी बनती है, 10 बनती है। 8 की हमें प्राप्ति होती है, 2 खर्च हो जाती है। ग्लाइको चक्कर के बाद में लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन होता है। लिंक रिएक्शन से मुझे बताओ 2NADH का निर्माण हुआ था ना, 2NADH का निर्माण हुआ था, उससे 2 गुणा 3, इससे 3 एटीपी बनती हैं, 3 एटीपी। तो कितनी हो गई, 6 एटीपी हो गई। और उसके बाद में चलता है क्रेब्स चक्कर, क्रेब्स चक्कर, क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर से कितने एटीपी बनती है भी, 24 एटीपी बनती है। इनको टोटल को जोड़ोगे ना, 8 को 6 को और 24 को, तो टोटल कितनी एटीपी आ जाएंगी, 38 एटीपी आ जाएंगी। और मैं बता देता हूँ जो क्रेब्स चक्कर चलता है ना, उसमें बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, सीधा ही CO2H2 नहीं बनता। तो पहला जो उत्पाद होता है वो होता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल होता है, 3 कार्बन वाला होता है। तो ये क्रेब्स चक्कर द्वारा ये प्रथम उत्पाद होता है। और जो क्रेब्स चक्कर होता है ना, आपसे ये पूछ लिया जाए क्रेब्स चक्कर द्वारा कितने एटीपी की प्राप्ति होती है, 24 एटीपी। लिंक रिएक्शन के द्वारा 6 एटीपी, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के द्वारा 8 एटीपी की प्राप्ति होती है हमें। ठीक है। तो क्रेब्स चक्कर द्वारा पहला उत्पाद क्या बनता है, सिट्रिक अम्ल बनता है। उसके बाद में बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, लास्ट में जाकर CO2H2 बनते हैं। तो सिट्रिक अम्ल प्रथम उत्पाद बनता है। ठीक है। और सिट्रिक अम्ल के अंदर है ना 3 होते हैं कार्बोक्सिक अम्ल, COOH होता है ना, कार्बोक्सिक समूह होते हैं, वो 3 होते हैं। इसलिए इसको जो क्रेब्स चक्कर को है ना, ट्राई कार्बोक्सिक कार कार्बोक्सिक जो समूह होता है ना, ट्राई कार्बोक्सिक एसिड, ये भी कहा जाता है, TCA चक्कर भी कहा जाता है। क्योंकि सिट्रिक अम्ल पहला उत्पाद बनता है, सिट्रिक चक्कर भी कह सकते हैं, या ट्राई, ट्राई मतलब 3, कार्बोक्सिक और एसिड। ठीक है ना। तो इसलिए TCA चक्कर भी कहा जाता है। तो ये वायवीय अवायवीय श्वसन आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, अंतर भी आपको पता चल गया होगा। तो ये होता है भी वायवीय श्वसन के अंदर। और लास्ट में जो मानव के अंदर होता है ना, वो वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाती है। टोटल हमें कितनी एटीपी की प्राप्ति हो जाती है, 38 एटीपी अणुओं की हमें प्राप्ति हो जाती है। किस तरीके से होती है, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स चक्कर के द्वारा होती है। ग्लाइकोलाइसिस चक्कर होता है कोशिका द्रव्य में होता है, लिंक रिएक्शन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है मैट्रिक्स विभाग में। क्रेब्स चक्कर है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। ठीक है। और क्रेब्स चक्कर में 24 एटीपी की प्राप्ति होती है, और लिंक रिएक्शन में हमें 6 एटीपी और ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के द्वारा 8 एटीपी बनते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा याद रख लेना भी। और वायवीय अवायवीय हमने पढ़ लिया है बढ़िया तरीके से, तो कहीं आपकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है। और जो एटीपी का जो निर्माण होता है ना, एटीपी का निर्माण होता है NADH2 से, वो इलेक्ट्रो ट्रांसफर सिस्टम द्वारा होता है। इसका पूर्णतः क्या हो जाता है, ग्लूकोज का पूर्णतः CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, उसके बाद में NADH2 वगैरह होते हैं ना, उनको उनका जो कन्वर्ट करते हैं ना वो एटी में, उसके बाद में वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रो ट्रांसफर सिस्टम। और ATS चक्कर चलता है, वो मैंने बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक वलय पर वो होता है। तो ये आपके आई होप बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और जो एटीपी का निर्माण होता है ना, एटीपी को मुद्रा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है इसको, ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। और इसकी प्राप्ति के लिए ना एक प्रक्रिया चलती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, फॉस्फोलीकरण प्रक्रिया। इस प्रक्रिया द्वारा है ना वो एटीपी की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और ETS इलेक्ट्रो ट्रांसफर सिस्टम पर, इलेक्ट्रो ट्रांसफर सिस्टम के द्वारा, या उस प्रक्रिया का नाम दिया गया है ऑक्सीकरण, फास्फोलीकरण प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा एटीपी की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। जो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरबिली में होते हैं इलेक्ट्रो ट्रांसफर सिस्टम के द्वारा, और उसका नाम दे दिया गया है ऑक्सीकरण
फॉस्फोलीकरण प्रक्रिया, ये नाम इसको दे दिया गया है। ठीक है। और पेड़ पौधों के अंदर है ना, पेड़ पौधों के अंदर वो वो भी एटीपी की प्राप्ति होती है ऊर्जा की, उसका प्रकाशीय फास्फोलीकरण प्रक्रिया नाम दिया गया है। ये यहाँ से प्रश्न तो आएगा नहीं। तो ये आपके बढ़िया तरीके से पूरा समझ में आया हुआ होगा। ठीक है, तो इनको याद भी रखना भी। प्रश्न इससे बाहर आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। एक एक चीज को बढ़िया तरीके से हमने समझने की कोशिश की है। ये जो आंतरिक शोषण है, ये अवायवीय शोषण है, ये आपके समझ में आ गया होगा। कल और समझा दूंगा मैं इनका, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे इनको। ठीक है। और इसके बाद में ये वायवीय शोषण है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। और ये मैंने मेरे तरफ से बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है कि यूं ही भटकते भटकते मिल ही जाएगी मंजिल, गुमराह तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। ये बात सही है दोस्तों, हम घर से निकल गए हैं, हमने शुरुआत कर दिया है एनसीईआरटी बेंच से। और आपको एक क्लास आपको डाल के दिखाऊंगा कि सारे जो रिट के अंदर प्रश्न पूछे गए थे, वो पेवर जो 30 क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी बुक से पूछे गए थे। और ये एनसीईआरटी मैटर आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी की ताकत क्या होती है। शॉर्ट है, स्वीट है, इससे बेस्ट और कोई मैटर नहीं मिलेगा आपको। और मैं बता देता हूँ आपको कि ये पढ़ने के बाद में आपको मैं जो कक्षा 10 के अंदर या 9 के अंदर जो पाठ है उनकी पीडीएफ दिखाऊंगा। वो पीडीएफ भी एक बार हम सरसरी नज़र से पढ़ेंगे, तो आपको बुक पढ़ने की कहीं आवश्यकता नहीं होगी। और उसके बाद में इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन करेंगे, अगली एक क्लास में ये टॉपिक पूरा कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद।